गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ लाइव विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, अदालत उज़्मा ने ताहयात नाअहली केस में परवेज़ मुशर्रफ को कागजात नामजदगी जमा कराने की इजाज़त दे दी है। अब चीफ जस्टिस ने मुशर्रफ साहब को यकीन दहानी कराई है वो वतन वापस आ जाएं, अदालत में उनके सामने पेश हों और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उनकी ताहयात नाअहली भी ख़त्म कर दी जाएगी। ये वो परवेज़ मुशर्रफ हैं कि जिन पर संगीन गद्दारी, आइन की पामाली, बेगुनाह जानों के कत्ल और जजों की तौहीन के मुकदमा दर्ज हैं। ये वही परवेज़ मुशर्रफ हैं जिन्हें अदालतों ने इश्तिहारी डिक्लेयर किया था, मगर आज इन्हीं साहब की वतन वापसी के लिए राहें हमवार हो रही हैं। ताहयात नाअहली की हथकड़ियाँ परवेज़ मुशर्रफ साहब से खोलकर अब सिविलियन हाथों में पहनाई तो जा चुकी, लेकिन ये जहन में रखिए इंतखाबात का मौसम आ पहुँचा है। मौसमी परिंदों की तरह अब इक़्तिदार के रसिया भी वापस लौटेंगे, इक़्तिदार के खलियान से अपना अपना दाना चुगेंगे और वापस लौट जाएंगे। कि इस मुल्क में मोइन कुरैशी और शौकत अजीज जैसे लोग ही बाहर से वज़ीर आज़म बनकर नाजिल नहीं होते। यहाँ पार्टी सरबराहान, इदारों के सरबराहान और वजारतों के कलमदान भी बाहर से तकसीम होते हैं। कि इन लोगों का इस मुल्क में अगर आप देखा जाए तो स्टेक्स अशराफिया के जो हैं वो इतने ज़्यादा बाहर अनफॉर्चुनेटली नहीं। इनकी औलादें बाहर हैं मेजॉरिटी की, इनके मोहल्लात बाहर हैं, कारोबार बाहर हैं, मुफादात बाहर हैं। बस चंद सालों के लिए आते हैं, ओहदे इक़्तिदार इंजॉय किए जाते हैं, फिर वापस लौटा जाता है। मियाँ साहब और जरदारी साहब से लेकर जजों और जर्नलों तक हमारे तबका अशराफिया की एक अक्सरियत के मुफादात बैरून मुमालिक से वाबस्ता हैं। परवेज़ मुशर्रफ दुबई में ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। रहील शरीफ साहब सऊदी अरब में आला ओहदे पर हैं। जनरल पाशा दुबई और जनरल कियानी ऑस्ट्रेलिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और सियासतदान अगर इक़्तिदार में हों तो मुल्क में, नहीं तो लंदन, दुबई और साथ साथ अमेरिका, दीगर ममालिक में ही पाए जाते हैं। कल रात ही हैदराबाद रिजवी साहब 4 साल बाद वतन वापस आए और हालात मुवाफिक देखकर आज फिर दोबारा उड़ान भर गए। धरने के इख्तिताम पर ताहिरुल कादरी कनाडा पहुंच गए। 2 दिन पहले वो भी लाहौर उतर आए और जिन जिन पर एहतसाब के दायरे तंग हुए हैं, अभी भी एक लंबी लिस्ट है या आइन और कानून के सामने जवाब दे उन्हें होना पड़ रहा है। तो संगीन मुकदमात के बावजूद कभी दुबई का फरार यकीनी ठहर रहा है, कभी जिला वतनी के मुआहिदे नागुज़ीर हो गए थे माजी में, और जब जब इक़्तिदार को हाथ से सिरकता देखा जाता है तो कभी ईंट से ईंट बजाने की धमकियां लग गईं, तो कभी वोट को इज्जत दो के नारे लग गए। आज चीफ जस्टिस पानी केस में फरमा रहे थे कि वोट को इज्जत का मतलब है कि लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक़ फराहम किए जाए, और अगर अवाम को ये बुनियादी हकूक़ मिल जाएँ तो जनाब वाला फिर अवाम पर ये हुकूमत कैसे करेंगे। सोचिए ज़रा, इन्हीं मसाइल से तो अवाम को हर इंतखाब में लुभाया जाता है, इन्हीं मसाइल पे तो आपसे फिर हर 5 साल बाद आके वोट मांगा जाता है। और आज की अहम तरीन डेवलपमेंट में निगरान वज़ीर आला पंजाब का मामला भी गंभीर तर होता चला जा रहा है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आरिफ मलिक अभी हसन अस्करी साहब में मौजूद हैं। ओवर टू यू आरिफ। हसन अस्करी साहब, इस पूरे इशू के हवाले से क्या सोच रहे हैं? नई टीम कब आप तश्कील देंगे? देखिए, जो कैबिनेट है वो चंद दिनों में बनेगी, कुछ टाइम इसमें लगता है, क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, केयर टेकर गवर्नमेंट एक महदूद और मखसूस मकसद के लिए कायम की जाती है, क्योंकि इंतखाबात का अमल उसको मुकम्मल करवाना होता है। तो लिहाजा इसमें हम ऐसे लोग लेंगे जो प्रोफेशनल होंगे और टास्क ओरिएंटेड होंगे, यानी जो टास्क उनको दिया गया है वो पूरा किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जब नजम सेठी केयर टेकर सीएम बने थे तो उन्होंने बहुत सी ब्यूरोक्रेसी के जो है तकर्रुरी तबादले वो किए थे। आप बन गए हैं वज़ीर आला, तो औत लेने के बाद कुछ तकर्रुरी तबादले करेंगे? देखिए, जब नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है कुछ तब्दीलियाँ की जाती हैं। वजह यह है कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन एक ख़ास मकसद की तरफ जा रही है। लिहाजा उस मकसद को सामने रखते हुए कुछ तब्दीलियाँ तो ज़रूर होंगी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और ताकि जो है तमाम पार्टीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उस मकसद के लिए तब्दीलियाँ होंगी। इस हुकूमत का कोई अपना सियासी एजेंडा नहीं है। सियासी एजेंडा सिर्फ इतना है कि इलेक्शन सही हो, और उसके अलावा कोई किसी का एजेंडा नहीं है। ना मेरा एजेंडा, ना कभी पहले मेरा कोई सियासी वाबस्तगी रही, सियासी एजेंडा रहा, ना आइंदा कोई मेरी सियासी
ख्वाहिश है कि किसी सियासत में आना है, कोई ओहदा लेना है, ये मेरा एरिया नहीं था। अच्छा डॉक्टर साहब, नून लीग आपके ऊपर एतराज़ात कर रही है, तफज़ात का इज़हार कर रही है, तो अब आप कैसे करेंगे इलेक्शन फ्री एंड फेयर का, किस तरह इनेकाद कर पाएंगे? वो जो है सियासी जमातों का हक है, कोई अगर राय रखना चाहते हैं, मनफी राय है, वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन हम अपना काम जो है इलेक्शन कमीशन के फ्रेमवर्क और कानून के दायरे में रहते हुए सरअंजाम देंगे। अगर कोई उनकी तरफ से, कोई PMLN की तरफ से कोई शिकायत, किसी भी जमात की तरफ से हमें कोई शिकायत आएगी तो हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। बाकी रहा हर शख्स को अपनी राय रखने का हक है, लिहाजा PMLN अगर कोई अपनी राय रखती है, ये उनका हक है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि तकर्री आपकी चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो उनकी मर्ज़ी है, वो उनकी ख्वाहिश हो सकती है, और इसके लिए तरीक़ाकार अगर कोई होगा तो वो फॉलो कर लें। मेरा तो इससे कोई ज़ाती तौर पे ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि मैं तो एक महदूद मकसद के लिए यहाँ आया हूँ। अच्छा ये भी बताएं कि जो PTI ने आपका नाम दिया था, तो नून लीग वाले शायद समझ रहे हैं कि आप PTI वाले को साइड लेंगे इलेक्शन के दौरान, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, PTI ने नाम दिया था क्योंकि यही तरीक़ाकार है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट ने भी तो नाम दिए थे ना, उनके बंदे भी इलेक्ट हो सकते थे इस ओहदे के लिए, तो लेकिन कोशिश अब यही है कि तमाम सियासी जमातों को इक्वल ट्रीट किया जाए, उनको इलेक्शन लड़ने के इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, लिहाजा ना एक पार्टी की तरफ झुकाव होगा ना दूसरी पार्टी की तरफ। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, नजम सेठी को और 35 पेंचर का इल्ज़ाम लगा था, आपके ऊपर अगर लग के तो फिर क्या कहेंगे? देखिए, उसमें तो ये फैसला तो सियासी जमातें करेंगी और मीडिया जो कि इतना बड़ा है वो करेगा कि कारकर्दगी कैसी है। तो मेरी तो कोशिश होगी, जो मेरे साथी होंगे उनकी सबकी कोशिश यही होगी कि एक नीट एंड क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ मलिक साहब, हसन अस्करी साहब के घर मौजूद थे। इक्वल ट्रीटमेंट और इक्वल सलूक के हवाले से बात की हसन अस्करी साहब ने। हमारे साथ मुशर्रफ जैदी साहब मौजूद हैं, मजहर अब्बास साहब, सलीम बुखारी साहब, तीनों मारूफ तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, कॉलमनिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब आपसे आगाज़ करूंगी, फरमाइएगा सर, आपने सुना हसन अस्करी साहब को कोई परेशानी नहीं है इस हवाले से कि उनकी चॉइस को या उनकी अपॉइंटमेंट को मुतनाज़ बनाया जा रहा है, और वो यकीन दिला रहे हैं कि वो इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, इक्वल डिस्पेंसेशन होगी और तमाम तर सियासी जमातों को एक निगाह से देखा जाएगा। आपको लगता है विल दिस बी इनफ, या PMLN डू यू थिंक आने वाले दिनों में एक टायरेड ऑनगोइंग रखेगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस शख्स को वज़ीर आला बनाया जा रहा है इंटरिम, उनका अपना करैक्टर क्या है, उनकी अपनी इंटेग्रिटी की क्या सूरत हाल है, उस हवाले से अगर हम देखते हैं हसन अस्करी साहब को, तो हमारे तो खैर वो वैसे ही हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। तो मेरे ख्याल से ये कहा जा सकता है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक ठाक है, वो इंटेग्रिटी के बंदे हैं और कहीं पॉलिटिकल टिल्ट नहीं दिखाएंगे जब वो इस अहम जिम्मेदारी को संभालेंगे। तो मुझे तो इसके बारे में कोई इब्हाम नहीं है। ठीक है, जहाँ तक नून लीग का ताल्लुक है, उनकी रिजर्वेशंस हैं, और वो रिजर्वेशन भी इसलिए हैं कि ये नाम जब दोनों तरफ से आए थे तो उस वक्त भी कंट्रोवर्सी थी। उनकी अपनी रिजर्वेशन है, अयाज अमीर का नाम था दूसरा, उसके ऊपर भी अयाज अमीर का तो समझ आती है ना तो सर, अयाज अमीर साहब तो एक वाकई एक जिहाद के ऊपर हैं, काफी सालों से ओपनली काम कर रहे हैं, या ओपनली उनके जो थॉट प्रोसेस है, ओपिनियन है, मगर ये नहीं समझ आता। मैं वही कह रहा था, अगर आपने खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है जी जी, तो उन्होंने वो लिखे हुए वो आर्टिकल भी दिखाए, उसके अंदर से हाईलाइटेड एरियाज पढ़ के भी सुनाए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल से हसन अस्करी साहब जो हैं वो इस पोजीशन के साथ बिल्कुल इंसाफ करेंगे। मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती कि मुस्लिम लीग नून क्यों उनके बारे में इस किस्म के खदशात का इजहार कर रही है। मेरे ख्याल से वो इससे बहुत ऊपर के आदमी हैं और हम ये तवक्को कर रहे हैं उनसे कि वो इंशाल्लाह पंजाब जो कि बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सूबा है इलेक्शन के एतबार से, जिस पर तमाम फोर्सेस जो हैं वो फोकस किए हुए हैं, पीपल्स पार्टी भी पंजाब से लीड लेना चाहती है, नून भी और तहरीक इंसाफ भी, और तमाम तरफ के लीडरों ने कहा है कि असल मैच जो है वो पंजाब में पड़ेगा। तो इस एतबार से उनकी जिम्मेदारी बहुत गंभीर है
और मैं तो बहुत ही दुआगो हूँ उनके लिए, और मैं समझता हूँ कि उनमें वो मेटल है, वो कैपेसिटी है टू डिलीवर। आपने सुना मजहर साहब, मुस्लिम लीग नून साजिशों का मुकाबला करेगी। आज बयान दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहा गया कि हमारा एक एक वोटर अपने वोट की हिफाजत करेगा, किसी को मैंडेट पर डाका डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये साजिश और वोट पर डाका डालने की तैयारी के आसार आपको भी नजर आ रहे हैं सर, या ये आज की जो पोजीशन है एटलीस्ट वो इल फाउंडेड है? शुक्रिया मेहर। देखिए, ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी PMLN लीडर्स की तरफ से, वो बेसिकली एक प्रेशर बनाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि एक प्रेशर बनाया जाए। आपको याद होगा जब भी इस तरह की तकर्री होती है तो अपोजिशन की तरफ से एक प्रेशर आता है। इवन अगर आपको याद हो कि जब चीफ जस्टिस साकिब निसार बने थे तो उस वक्त एक कैंपेन बाकायदा एक चलाई गई उनके ख़िलाफ़ और उनके हवाले से कि जी नून लीग से उनके ताल्लुकात के हवाले से ये सारी चीज़ें चलाई गई। तो ये बेसिकली ये एक प्रेशर वो है। देखिए, चीफ मिनिस्टर के, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के कोई पावर्स होते ही नहीं हैं। अभी अस्करी साहब बात कर रहे थे और मेरी एडवाइस अस्करी साहब को ये होगी कि जितना मुमकिन हो वो सियासी बयानात से गुरेज करें, जितना मुमकिन हो वो कम प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक करें, वो अपना काम करें। देखिए, इवन ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी DCs के, मगर मजहर साहब उनका कहना तहफ़्फ़ुज़ात करना, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना नून लीग का हक है, मैं अपना काम मुकम्मल गैर जानिबदारी से करूंगा। ये तो बहुत बेहतरीन बात है उन्होंने जो आज स्टेटमेंट दी है। नहीं, मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ, आज जो स्टेटमेंट दिया अभी जो मैं सुन रहा था वो बहुत मुनासिब बात उन्होंने की है। और उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा किसी भी इस तरीके से आइंदा चल के, क्योंकि जितना इलेक्शन करीब आता जाएगा ये मोमेंटम बनता जाएगा, उन्होंने साबित क्या करना है, उन्होंने कोई ऐसा तासुर नहीं देना कि जिसकी बिना पे जो है वो कंट्रोवर्शियल बने मज़ीद। यही वजह है कि जो 18वीं तरमीम के बाद जितनी पावर्स थी, इवन ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी के ट्रांसफ़र हो, होम सेक्रेटरी का हो, IG का हो, वो केयर टेकर्स के पास है ही नहीं, वो इलेक्शन कमीशन के पास अब चली गई है। तो इसलिए वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने प्रूफ सिर्फ ये करना है कि उन्होंने डे टू डे अफेयर्स देखते हैं, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए चीज़ें करनी हैं, उन्होंने देखना है कि इलेक्शन के वक्त लॉ एंड ऑर्डर सही रहे। बाकी तो कुछ बुनियादी चीज़ें अगर कर जाएं, बाकी और कोई काम होता ही नहीं है। अब आपके पास मुश्किल से 50 दिन रह गए हैं। तो ये एक साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी जैसे आदमी को ये बातें नहीं पता, जो दूसरों पे तनकीद कर रहे हैं कि ये आइन को नहीं समझते या ये इनकी समझबूझ इतनी नहीं है, खुद वो ये नहीं समझते कि डे टू डे अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। सब समझते हैं। मैंने सिर्फ ये कहा कि वो एक ऐसा प्रेशर लाना चाह रहे हैं कि कहीं उनके बकौल, क्योंकि देखें बहरहाल मेरी ये ज़ाती राय है कि मैं ज़ाती तौर पे हमेशा से एक मौक़िफ़ मेरा रहा है और मैं कभी भी जर्नलिस्टों के पॉलिटिकल रोल का मुखालिफ रहा हूँ। किसी भी गवर्नमेंट को, चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हों, दूसरी गवर्नमेंट्स हों, केयर टेकर्स हों, उसका जर्नलिस्ट को या ओपिनियन मेकर्स को हिस्सा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब मैं एक ओपिनियंस बैठ के टेलीविज़न पे देता हूँ तो और उसके बाद मैं किसी भी एक सेटअप का हिस्सा होता हूँ, मेरा नाम कोई भी एक पार्टी प्रपोज करती है, अंडर डिस्कशन आता है, तो फिर मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक तरह से आ जाता है, चाहे मैं कितना ही न्यूट्रल या ऑब्जेक्टिव हूँ। तो ये मेरा ख्याल है इस वजह से मेरी हमेशा से ये वो रही है। बहुत से हमारे साथी बहुत अच्छे एडिटर्स चले गए और सियासत चले गए। जर्नलिज्म को छोड़ के जाना एक और बात है कि आपने क्विट कर दिया जर्नलिज्म, वो बिल्कुल एक दूसरा सिनेरियो है। तो ये अपनी जगह चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस सिस्टम को थोड़ा तब्दील करना चाहिए। देखिए, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन फैसला करती है, नहीं हो पाता, पार्लियामेंट्री कमेटी में चला जाता है। फिर अच्छा, मैं इस पे आऊंगी, मैं आऊंगी इस पे मजहर साहब की सिस्टम की इसमें बेहतर सिस्टम क्या हो सकता है, मगर जस्ट गिव मी अ चांस सर। मुशर्रफ ये बताइएगा कि एक बुजुर्ग एनालिस्ट, बुजुर्गी कह लीजिए, बावकार, ज़बरदस्त एक रेपुटेशन है, अक्रॉस द बोर्ड उनकी तारीफ की जाती है, महदूद इख्तियारात है, महदूद वक्त है, फिर इतना शोर शराबा PMLN की तरफ से आपकी जानिब आपको क्या लग रहा है, क्यों हो रहा है? महर, मैं खुद बड़ा मुझे ताज्जुब हुआ आज जब मैंने सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों की जो है ऑब्जेक्ट देखी डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी के बारे में।
जो जिनकी मैं खुद बड़ी इज्जत करता हूँ और जो माने हुए हैं पूरे मुल्क में कि बड़ी उनकी बैलेंस व्यूज़ होते हैं, PML नून के ही लोग, तो मैं खुद, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और मैं हैरान हूँ कि ये PML नून ने ये मौक़िफ़ क्यों अपनाया है एक ऐसे शख्स के बारे में जिनका ऑलमोस्ट अक्रॉस द बोर्ड, यानी कि मैंने कोशिश की, अभी बल्कि मैं फ़ोन पे इसीलिए था, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कोई मिल जाए जो मुझे बताए कि नहीं यार तुम्हें नहीं पता इसकी कोई बड़ी सीक्रेट जो है, कोई मतलब दूसरा रुख है। कर रहे हैं ना मुशर्रफ, इनके आर्टिकल्स कोट कर रहे हैं, नजरियात के अक्कास हैं, कह रहे हैं, ट्वीट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, गैर जानिबदार और मेरिट पर काम की आर्टिकल्स कोट करना तो चीजों पर मबनी नहीं। अच्छा, उसमें मुझे इसलिए कोई इशू नहीं है क्योंकि आर्टिकल्स अगर कोई रेगुलरली लिखता हो, जिस तरह मैं तकरीबन हर हफ्ते लिखता हूँ, अभी मैंने नहीं लिखा है तकरीबन 1 महीने से, लेकिन पिछले 10 साल से हर हफ्ते लिख रहा हूँ, तो मेरे किसी भी आर्टिकल से अगर आप 4 लाइनें निकाल के उसका स्क्रीनशॉट लेके और उसको किसी तरह प्रेजेंट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि जो बैलेंस शख्सियात होती हैं, ये जो कोशिश करती हैं कि बैलेंस रखें, वो हमेशा दोनों चीज़ों की एक इशू के बारे में जो दीगर आरा हो सकती हैं उन सब को वो बैलेंस आउट करके और फिर वो अपना ओपिनियन प्रेजेंट करती हैं। तो ऑप-एड राइटिंग में ख़ास तौर पे ये हमारा काम है कि हम इश्यूज़ को देखें और फिर हम अपना मौक़िफ़ उस पर बयान करें। और ये ऐन मुमकिन है कि डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी के कुछ ओपिनियंस जो हैं वो पसंद ना आए PML नून को, लेकिन एज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर एक तो ये कि वो कानून के बारे में जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं, दूसरा ये कि ज़्यादातर तो मुझे ये नज़र आता है कि वो डेमोक्रेट भी हैं और जमहूरियत में भी यकीन रखते हैं, और तीसरा ये कि अगर उनका कोई ऐसा ओपिनियन है भी जिससे हमें ये शक हो कि शायद वो डिले मानने में वो आमादा हो जाएं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि चीफ जस्टिस साहब ने एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद बार बार हर फोरम पे उन्होंने ये गारंटी किया है कि ना सिर्फ इलेक्शन टाइम पे होंगे बल्कि शफाफ भी होंगे। मेरा ख्याल ये है कि शायद PML नून को ये डर है कि जो ये नैब के केसेस फिर से खुले हैं और जो दीगर और उनके खिलाफ चीज़ें हुई हैं जिनको वो समझते हैं कि वो उनके खिलाफ हैं और जो शायद कुछ हार्श ये बात है ना सर कि ये बुखारी साहब, ये मुझे लगता है इधर इसको अपनी मौत आप ही मरना पड़ेगा इस डिस्कशन को आने वाले दिनों में भी, बिकॉज 70 साल की बुजुर्ग पढ़ी लिखी शख्सियात जो बहरहाल अक्रॉस द बोर्ड जिस तरह मैंने कहा जिनका एहतराम किया जाता है, ना वक्त है ना इख्तियार है, फिर भी जमहूरियत दुश्मनी के ऊपर आपने एक टायरेट खोल दिया उनके खिलाफ, जबकि शायद बात होनी चाहिए उस मशरूत इजाज़त की जो मुशर्रफ को दी जा रही है। बुखारी साहब, आज आपने देखा और मुझे ताज्जुब हो रहा है बिकॉज मैं आई एम ट्राइंग टू सी दिस इन द राइट पर्सपेक्टिव एक्चुअली एज वेल, कि ये कहा जा रहा है कि मुशर्रफ का आम इंतखाबात में हिस्सा लेना भी अदालती फैसले से मशरूत है और बहुत सी उनको जो है वो ये फैसिलिटीज़ भी दी जा सकती हैं, उनके लिए गुंजाइश निकाली जा सकती है अगर वो आने वाले बने तो। पहली बात तो यह है कि महर, मुझे आपकी आवाज़ बड़ी कट कट के आ रही थी, लेकिन अगर मैं सही समझ पाया हूँ तो आप बात कर रही हैं जनरल मुशर्रफ के हवाले से जो आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने ऑब्जर्वेशन दी है, ये जो गुंजाइश पैदा की है उसके हवाले से, और अगर ये ठीक है तो मेरी गुजारिशात आर द फॉलोइंग। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुशर्रफ साहब कुछ दिन का कह के इलाज कराने के लिए बाहर गए थे, अब वो कई महीनों से बाहर बैठे हुए हैं, बल्कि शायद दो साल के करीब हो चला है उन्हें। उनकी वापसी के लिए जिस तरीके की एश्योरेंसेस दी जा रही हैं, फ्यू ऑफ देम आई विल जस्ट से एक तो ये कि आप इनके कागजात नामजदगी तो आप इनके जी एक्सेप्ट कर लें, दूसरी बात यह है कि जी इनको गिरफ्तार मत करें जनाब जब ये वापस आए, तीसरी ये है जी कि आपकी नाअहली जो है उम्र भर की वो हम उसको ख़त्म कर देंगे। ये फैसिलिटेट किया जा रहा है उनको या ट्रायल के लिए बुलाया जा रहा है उनको, मुझे तो इसकी समझ नहीं आई है। मैं भी इसीलिए शुरू में मेरा हक है, मैं पर्सपेक्टिव देखना चाह रही हूँ कि शायद मैं गलत समझ रही हूँ। हाउ इज दिस पॉसिबल? नहीं, आप बिल्कुल ठीक समझ रही हैं। 2018 हम बात करते हैं जमहूरियत की, हम बात करते हैं हकूक की, शहरियों की, बुनियादी हकूक की, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही सर कि ये किस पराये में ये बातें हो रही हैं। ये कोई पैरेलल पाकिस्तान चल रहा है साथ साथ। हम तो शायद एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी में बहुत आगे निकल गए थे, जिधर हम अब वज़ीर आज़म के भी एहतसाब करा रहे हैं। देखिए, असूली तौर पर होता यह है कि सिटिंग गवर्नमेंट जो होती है उसके खिलाफ अपोजिशन जो है वो उसकी बुराइयां, उसके ऐब, उसके फ्रॉड, उसके इलीगल डिसीजन, उसकी अकरवा परवरी, ये सब कुछ बताती है जलसों के अंदर जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होती है। अल्लाह के फजल से मेरे ख्याल से ये काम तो आजकल सुप्रीम कोर्ट कर रही है
क्योंकि इस वक्त जबकि इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया हुआ है, उस वक्त उस गवर्नमेंट की ऐसी तैसी करना कह लीजिए, उसको यौम हिसाब मुकर्रर करना कह, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि उनको पूछा नहीं जाना चाहिए। मेरी राय ये है कि इस प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से अपोजिशन की कैंपेन की तरह से लग रही है, क्योंकि जो कुछ उन्हें कह रहा है वो कहना है वो आजकल सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है। इसी तरीके से मुशर्रफ, जिसके बारे में पहले ये चैलेंज किया जाता था कि कोई माई का लाल किसी जर्नैल को कटहरे में नहीं ला सकता, एक आदमी ने जुर्रत की हरचंद के वो उसकी कीमत भी चुका रहा है, अब उसको इस वक्त फैसिलिटेट करना, ये सारे इशारे या सारे वाकयात जो है ये बाद में इंटरप्रेट होंगे, इनके ऊपर बात होगी। मुझे तो डर है शायद अभी होने शुरू हो जाए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत कुछ कॉन्शियसली चलने की जरूरत है। ऐसे इकदाम नहीं किए जाने चाहिए जिससे ये लगे कि हर वो काम किया जा रहा है जिससे साबका हुकूमत जो है उसको तकलीफ हो या उसको ज़ौक़ पहुंचे। अब आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट एक तरफ है, एक तरफ एक साबिक डिक्टेटर है, तो मुझे लगता है मैं सबको मशवरा अपने भाइयों को दूंगी आज जाती राय का इजहार करें। मुझे बताइए मजहर साहब, सुप्रीम कोर्ट की परवेज मुशर्रफ को कागजात नामजदगी जमा कराने की भी इजाजत ना, अहली खत्म भी कर देंगे, गिरफ्तार भी नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट। सर ये शह सुर्खी पढ़ के पहली चीज आपके जहन में क्या आती है? अच्छा, वैसे राय तो हमारी ज़ाती ही होती है, मतलब कोई कलेक्टिव राय या इम्पोज राय तो होती नहीं है, ज़ाती राय ही होती है। नहीं, मेरा मतलब है कि आजकल तो हमारे इदारे भी कोई अपनी राय का इजहार नहीं करेंगे ना, आज इदारे भी खामोशी अपनी ज़ाती राय से मेरा मुराद है एट योर ओन रिस्क, लेट्स जस्ट से दैट, एट योर ओन रिस्क। देखें आप, आई विल नॉट प्रॉड। देखिए मुशर्रफ साहब को जब पेशावर की एक अदालत ने उन पर ताहयात पाबंदी लगाई थी, तो मेरा उस वक्त मौक़िफ़ ये था कि ये गलत हुआ है, और उसकी वजह ये थी कि मुशर्रफ साहब कन्विक्ट नहीं हैं। हम क्रिमिनल रिकॉर्ड को ये समझते हैं कि क्रिमिनल केसेस हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कन्विक्ट हो गया है। अनटिल अनलेस मुशर्रफ कन्विक्ट नहीं होते, कन्विक्ट होते तो आप डिस्क्वालीफाई करते। मुझे उस वक्त एक जुडिशल बायस उस वक्त नज़र आया था, क्योंकि एक लॉयर्स मूवमेंट थी, या वरना कोई जवाब नहीं था उस वक्त उनको नाअहल करार देने का। अब जो हो रहा है, मुझे तो ये लग रहा है कि शायद चीफ जस्टिस को ये यकीन है कि वो नहीं आएंगे। इसी वजह से उन्होंने कहा कि जी आ जाएं, गिरफ़्तार नहीं करेंगे, आपकी नाअहली ख़त्म कर देंगे, आप नॉमिनेशन पेपर भरें, उससे हम नहीं रोकेंगे, और आप सिर्फ 13 तारीख को पेश हो जाएं। तो मुझे तो इससे बिल्कुल ये तासुर मिला कि गालिबन चीफ जस्टिस को ये यकीन है कि उसके बावजूद वो नहीं आएंगे। देखिए सर, अगर ये if he calls his bluff so to say, सर क्या मतलब? सर अगर ये यकीन भी आपको है, ये आप ये ऑफर भी किस तरह की जा सकती हैं चीजें? नहीं, जाहिर है विदाउट अ ट्रायल, आप विदाउट अ ट्रायल क्या, वो एक केस में पेश नहीं हुए और उससे बरी हो गए। आपको पता है कि वो एक केस में पेश नहीं हुए और उससे बरी हो गए, और एक यहाँ वहाँ बैठ के वो ये कहते हैं कि मैं अपने लिहाज से देखूंगा कि मुझे कब आना है, और वो अदालत जिसने उनको बाहर जाने की इजाज़त दी थी, बाहर जाने की इजाज़त दी थी, वो ये दोबारा ये पूछती नहीं कि बुला के अटॉर्नी जनरल को कि भाई ये तो एक महदूद मुद्दत के लिए गए थे, इलाज के लिए गए थे, इनको अब वापस लाया जाए, इनको चाहे इंटरपोल के ज़रिए लाया जाए या किसी और के लिए लाया जाए, इन पे एक सीरियस मुकदमा है। तो वो अपनी जगह है, लेकिन आज जो उन्होंने बात की है चीफ जस्टिस ने, वो बेसिकली उन्होंने कहा है कि जी आए तो आपको, चाहे वो ऑफर के हवाले से नहीं, उन्होंने कहा कि आप पेश हो जाएं, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। एक यकीन वो जिसको बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे तशबीह दी राव अनवार के वाले वाक़े से, और राव अनवार के बारे में ये कहा जा रहा है कि जी ना वो हथकड़ी लगाई जाती है, हालांकि मर्डर केस के अक्यूज हैं, एक उनके घर को सब जेल डिक्लेयर किया गया है। तो ये एक तरीके से एक वीआईपी प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है एक मुल्जिम को? तो ये सब चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर आज के दिन में जो कुछ चीज़ें सामने आई उससे मुझे ये तासुर मिल रहा है कि गालिबन चीफ जस्टिस को पूरा यकीन है कि वो वापस उसके बावजूद नहीं आएंगे।
जैदी साहब, आपको भी लगता है चीफ जस्टिस को यकीन है कि वो वापस नहीं आएंगे, तो ये लॉलीपॉप दी जा रही है किसी तरह एंटाइस करने के लिए, या मकसद क्या है, कुछ और है? या आप एट द लार्जर डिबेट इन पाकिस्तान राइट नाउ, जो आप जानते हैं कि एक नैरेटिव है पीएमएलएन का भी, क्या ये बातें, क्या इस तरह की शायद सुर्खियां और इस तरह के रिमार्क्स अब छपेंगे, अब इन पे बात होगी, क्या वो उस नैरेटिव को मजबूत नहीं करेंगे? मैं तो ये ख़बर देख के जो है काफ़ी चौंका और मुझे हैरत हुई। मेरा ख़्याल है कई लोगों को हैरत हुई इस पे कि ये किस तरह की ख़बर है। तो मेरा तो ये ख़्याल है कि शायद जिन जर्नलिस्टों ने ये रिपोर्ट किया है शायद उनको समझ ना आई हो कि चीफ़ जस्टिस साहब क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि ये समझ से जो समझ की हुदूद हैं, शायद मेरी समझ जो है वो बहुत महदूद है, लेकिन समझ की हुदूद से जो बाहर चीज़ें होती हैं ये उस ज़ुमरे में आती है कि एक आम फौजी, मैं आपको थोड़ी सी और खबर दे दूं आपको, चलें अब, जिसने जरा सा आसानी और हो जाएगी, मैं भी 3-4 दफा पढ़ चुकी हूं, आप भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान आज जैदी साहब, चीफ जस्टिस ने इफ्तिसार किया कि कागजात पर तो सैयद परवेज मुशर्रफ लिखा है। ये सैयद परवेज मुशर्रफ कौन है, जिस पर परवेज मुशर्रफ के वकील ने कहा सैयद परवेज मुशर्रफ साबिक आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान है, साबिक सदर पाकिस्तान रह चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने 13 जून को साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को अदालत पेश होने का हुक्म देते हुए इस बात की यकीन दहानी भी करवाई थी कि परवेज मुशर्रफ वतन वापस आकर अपने कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं, वो बिला तामुल अदालत पेश हों, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अदालत में परवेज मुशर्रफ के वकील ने यह भी दलाइल देते हुए कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने मुशर्रफ को ताहयात नाअहल करार दिया है, तो जब पाकिस्तान आएंगे तो ये चीज़ें मुमकिन बनाएं कि हमारे लिए आसानी हो। दुनिया में कोई ऐसा जस्टिस सिस्टम है, कोई ऐसा मुल्क है जिधर एक मुल्जिम अपनी टर्म्स डिक्टेट कर रहा होता है? सर, मैं ये बात कल भी इसी नौयत की बात हुई थी जब ये नैब केसेस जो दीगर मज़ीद नैब केसेस जो खुले हैं उसके बाद भी यही बात थी। अभी भी मैं यही कहूँगा कि अगर इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत जो है वो चलेगी, और इंशाअल्लाह ज़रूर चलेगी, तो उसके लिए ये हमें ख्याल करना बड़ा ज़रूरी है कि ठीक है हमारी कुछ चीज़ें हमें पसंद हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नापसंदीदा हो सकती हैं, कुछ पार्टियां या कुछ लीडरान जो हैं वो इन फेवर हो सकते हैं, कुछ जो हैं उनसे शायद हम छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन सब चीज़ पूरी दुनिया में हर निज़ाम में ये इतनी ऊंच नीच ओपिनियंस में होती है। लेकिन अगर हम उस निज़ाम को ख़राब करने का मवाद किसी के हाथ में दे देंगे, मीनिंग कि अगर हम नवाज शरीफ या मरीम नवाज शरीफ या पीएमएल नून के दीगर और लीडरों को ये मटेरियल दे देंगे कि ये देखिए आपके ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पे सारे इदारे, सारा सोशल मीडिया, सारा प्रेस जो है ये चाहते थे कि आप किसी तरह से भी वो सीटें ना जीत सकें जो शायद आप जीत सकते थे, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरियत की तखरीब में इसका इस्तेमाल होगा। इसमें नवाज शरीफ का कुछ नहीं जाएगा, उनकी दौलत तो उधर ही रहेगी जहां वो है। ठीक है वो नाअहल तो हो गए, लेकिन उनको एज सच तो उनको वो तकलीफ़ें नहीं उठानी पड़ी हैं जो एक आम पाकिस्तानी को रोज़ाना उठानी पड़ती हैं। तो अगर हमने प्लेइंग फील्ड को इवन करना है तो उसके लिए हमें इवन प्लेइंग फील्ड रखना होगा, ताकि इवन प्लेइंग फील्ड रहे, और जो भी ये इलेक्शन जीतता है या अगर कोई नहीं जीतता और एक फ्रैगमेंटेड पार्लियामेंट हो सकता है, तो अवाम उससे सबक सीखे और फिर अगले इलेक्शन में अवाम एक बड़े मैंडेट के साथ किसी और को या उन्हीं को जिनको नाइल किया गया है या उनकी पार्टी को उनको वापस लेके आए। जो भी अमल है उसका अवाम की जो फ्री चॉइस है उसको एक्सरसाइज होने में रुकावटें डालना मेरा ख्याल है इस मुल्क के पूरे निज़ाम के लिए मुज़िर है, और बेहतर है कि इसको ये जो चीज़ें हो रही हैं इसके बारे में गौर से और संजीदगी से सोचा जाए। आपको अभी बुखारी साहब, एक सेकंड, जैदी साहब आपने भी सुना, बुखारी साहब आपने भी देखा, परसों डीजीआई एसपीआर जनरल आसिफ गफूर ने कहा था कि बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, करते भी रहेंगे जब तक जात पे बात रहेगी, लेकिन अगर रेड लाइंस क्रॉस हुई, पाकिस्तान तक बात आई,
तो फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सर माजी में हमने देखा है बुखारी साहब की वो रेड लाइन मुशर्रफ थी, या बकौल नवाज शरीफ साहब के ये मामला तब बिगड़ना शुरू हुआ जब उन्होंने ठान ली कि आर्टिकल 6 तो लगाएंगे मुशर्रफ के खिलाफ, और तब से इट्स बीन अ डाउनवर्ड स्लोप। सो ये रेड लाइंस आज की कौन सी हैं सर, जो फौज भी, एस्टैब्लिशमेंट भी कहती है कि ये रेड लाइंस क्रॉस हो गई तो फिर आगे बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये आज भी मुशर्रफ से कहीं ना कहीं नत्थी हैं? देखिए मेरे ख्याल से इस वक्त जो कुछ भी वार्निंग्स दी जा रही हैं, कॉशंस दिए जा रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी की तरफ से हैं चाहे वो फौज की तरफ से हैं, वो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल सिंगल डायरेक्शन में है अगेंस्ट नवाज शरीफ एंड हिज पार्टी। मुझे तो इसके बारे में कोई इबाम नहीं है। जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ, जो कुछ भी मुझे नजर आ रहा है, जो कुछ भी मैं सुन रहा हूँ, इट इज फोकस्ड। आप देखिए दुनिया की हर खराबी इस वक्त सिर्फ पंजाब में है। नेपोटिज्म यहाँ है, गाड़ियाँ गलत यहाँ इस्तेमाल हो रही हैं, फंड यहाँ गलत इस्तेमाल हो रहे हैं, अफसर करप्ट हैं, मुआहदे सारे बेकार हैं, फ्रॉड अपनी रूज पर है। बाकी 3 सूबों में अल्लाह के फजल से इतना अमन और इतना आलीशान पिछले गवर्नेंस 70 है। साल से दूध की नहरें भी तो पंजाब में बही है ना, स्टे ऑर्डर्स भी तो इधर ही मिले हैं ना, अदलिया भी तो सबसे बेहतरीन और अमन खुशगवार इधर ही रही है ना, सबसे ज्यादा बेहतरीन अदलिया जो फेवर में थी, कभी कुछ नहीं कहा। देखिए गुजारिश ये है महर, हम बात कर रहे हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में। अगर तो आपने हिस्टोरिकल कंपैरिजन करना है मैं वो भी कर देता हूँ आपको, कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे साथ माजी में भी जो होता रहा है, हम नून लीग को जितना मर्जी कर ले, बाकी पार्टियों ने भी जो चांद चढ़ाए हैं उनका भी तज़किरा जरूर होना चाहिए। तो वो बड़ी लंबी हो जाएगी, वो उसके लिए मेरे ख्याल है किसी और प्रोग्राम को रखते हैं, बात करते हैं इस वक्त के इलेक्शन की जो हमारे सामने है और जो होने हैं। तो 7 हफ्ते कबल इस तरह के सुनो नोटिस आपको लग रहा है कि ये इलेक्शन कैंपेन को धचका देने के लिए? ये इलेक्शन कैंपेन उनकी बर्बाद हो रही है, झटका नहीं है, तबाह हो रही है। मैं देखे ना, मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, चाहे वो अदालतों के अंदर हो रहा है चाहे वो बाहर हो रहा है, वो सारा ये साबित कर रहा है कि नून लीग की हुकूमत, जो कि बिल्कुल होगी इंतहाई नाअहल, इंतहाई बेईमान, इंतहाई डिसऑनेस्ट, इंतहाई जो भी नाम आप ले लें, फाइन। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि वो जो कुछ अपोजिशन ने इलेक्शन कैंपेन में करना था वो तो ऑलरेडी किया जा रहा है। इसको जो मुबशर जैदी ने कहा, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, आप इसको समझने की कोशिश करें। तो ये माजी में बिल्कुल होता रहा होगा, बट डज दैट मीन कि माजी में जो गलतियां हुई हैं वो अब दोहराई जाए? मुबशर का शो इसके बाद वाला है। अच्छा ठीक है, मेरी गुजारिश ये है कि अगर माजी में गलतियां हुई हैं या गलत होता रहा है तो डज दैट मीन कि वो लाइसेंस है कि आप दोबारा सारी वो रिपीट करें? सो दैट दोज नीड्स टू बी करेक्टेड। मेरे ख्याल से अगर जमहूरियत जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर हम फेयर प्ले जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर हम इलेक्शन को शफाफ और गैर जानिबदार देखना चाहते हैं तो बहुत कॉशियसली चलना पड़ेगा सभी को। फूक और आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूं? मुझे तो आपकी बातों से एक अंदाजा ये भी हो रहा है कि एक नेक्सस बन चुका है। क्या मैं सुना, मुझे आवाज नहीं आई आपकी। मुझे आपकी बातों से ये अंदाजा भी हो रहा है, ये लग रहा है कि एक नेक्सस बन चुका है इदारों का पीएमएलएन के खिलाफ। नहीं मतलब है ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे आप मुझे ये पूछें कि क्या हम आपस में इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके बारे में तो मेरा नहीं ख्याल कि रॉकेट साइंस चाहिए समझने के लिए। मजहर साहब इतना यू डोंट नीड अ रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड दिस। इट इज देयर मैम, इट्स देयर। देखिए जो हमारे यहाँ जिस तरह की ब्रांड ऑफ डेमोक्रेसी है और जिस तरह की ब्रांड ऑफ पॉलिटिशियंस हैं, ये बेसिकली प्रोडक्ट हैं बेसिक डेमोक्रेसी और नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस की। ये जो ब्रीड आपको नज़र आती है, ये ब्रीड जो नज़र आती है, ये आपके यहाँ बहुत ही फ्रजाइल डेमोक्रेटिक सिस्टम रहा है और रहेगा, इसी तरह रखा जाएगा इसी तरीके से, क्योंकि ये पॉलिटिशियन, बेशुमार पॉलिटिशियन दायरे पुराने भी हैं, लेकिन बेशुमार पॉलिटिशियन कोई एक नेचुरल पॉलिटिकल प्रोसेस से नहीं आए हैं, ये इम्पोज किए गए हैं। ये प्रोडक्ट्स हैं, नई नई प्रोडक्ट्स लेकर आई जाती हैं, नई नई जमातें बना दी जाती हैं, पुरानी जमातों को तोड़ दिया जाता है, उनको स्ट्रॉन्ग नहीं होने दिया जाता
उसमें उनकी कमज़ोरियां हैं। आप करप्ट उस वक्त तक हैं जब तक आप गवर्नमेंट के साथ हैं। अगर आपने थोड़ा सा साइड पकड़ ली तो दूसरा मसला हो जाता है, आपके केसेस खत्म हो जाते हैं। मगर मुझे एक बात बताइए सर, फिर तो ये तो फिर आने वाले सालों में कोई भी सिविलियन हुक्मरान आर्टिकल 6 तो दूर की बात, कहीं दूर दूर से सिविल मिलिट्री बैलेंस में तवाज़ुन लाने की जरूरत नहीं करेगा, ये अहमकाना गलती नहीं करेगा। आर्टिकल 6 तो लगाना एज आई सेड दूर की बात, मुशर्रफ के केस को मंतकी इंजाम तक पहुंचाना दूर की बात। नहीं, देखिए सिविल मिलिट्री बैलेंस क्या चीज़ है। बेसिकली अगर आप एक सिविलियन गवर्नमेंट है तो सिविलियन गवर्नमेंट की अपनी एक रिट होनी चाहिए। उस गवर्नमेंट की खराबियाँ अपनी इख्तियारात हैं, गवर्नमेंट की कमज़ोरियाँ अपनी जगह हैं, बैड गवर्नेंस अपनी जगह है, उनकी करप्शन अपनी जगह है, चीज़ें हैं। लेकिन जब आपकी पॉलिसीज़ के मैटर्स आते हैं तो पॉलिसी मैटर में पार्लियामेंट होती है, गवर्नमेंट होती है, उसमें गवर्नमेंट के नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं, फ़ौज की राय लेनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट। और अब तो आपने एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना दी है ना, एक तरीके से सिविलियंस ने अपने आप को थोड़ा सा उनकी बात मानी है और उनको नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ में लेकर आए हैं। लेकिन बाद सिचुएशंस में जब ये चीज़ें आती हैं, अब जैसे आपने मुशर्रफ साहब के ट्रायल के सिलसिले में या मुशर्रफ साहब को वापस आने का जो मशवरा दिया जा रहा है, अगर वो वापस आते हैं, वो गिरफ़्तार नहीं होते, उनकी लाइव बैन उन पर से हट जाता है, मुझे बताएं अगर लाइव बैन मुशर्रफ साहब पे हटता है तो फिर कितने संजीदा सवालात उठेंगे अगर मुशर्रफ साहब का आर्टिकल 6 में प्रोड्यूस नहीं होते। मैंने तो इब्तदाइये में ये कहा ना, महसूस हो रहा है कि नाइली की हथकड़ियां मुशर्रफ साहब से उतार के सिविलियन हुक्मरानों को पहनाना मकसूद हो गया और वो हो रहा है अब। सो ये सवाल तो उठेंगे सर, ये बड़े अनकंफर्टेबल सवालात उठेंगे। और हालिया दिनों में आपने देखा है जो क्रैकडाउन सहाफ़ियों के खिलाफ, चाहे गुल बुखारी की शक्ल में हो या और दीगर सूरतों में हमने देखा, मुश्किल वक्त हो सकता है ये सर कि अगर इस तरह की अनकंफर्टेबल सिचुएशंस हों और सवाल उठाने की जरूरत भी साथ। जी, मीडिया के लिए तो मुश्किल सूरत हाल है। देखिए 2-3 वजह से। एक तो ये कि आपका मीडिया बहुत पोलराइज्ड हो गया है, आपका मीडिया बहुत तकसीम हो गया है, आपके जर्नलिस्टिक बायस बहुत ऑब्वियस हो गए हैं, क्योंकि जब वो सोशल मीडिया पे जाते हैं तो उनके इंडिविजुअल बायस भी सामने आ जाते हैं, चीज़ें सामने बहुत खुलकर आ रही हैं। फिर प्रेशर्स किस तरह के आ रहे हैं? प्रेशर्स इस तरह के आ रहे हैं कि पहले तो ये होता था कि मुझे पता होता था कि गवर्नमेंट के एक्शन की वजह से किसी मीडिया पर पाबंदी लगी है, गवर्नमेंट के किसी एक्शन की वजह से उसके इश्तिहारात कम हुए हैं, गवर्नमेंट के किसी एक्शन की वजह से उसकी सर्कुलेशन डिस्टर्ब है। आज तो मुझे पता ही नहीं है कि ये कर कौन रहा है। आज मुझे ये पता नहीं है कि कौन चैनल्स को ऑफ एयर करता है और कौन अखबारात की सर्कुलेशन को डिस्टर्ब कर रहा है। एंड क्विकली सर, बिकॉज वी हैव टू रैप अप एज वेल, ये ज़ैदी साहब आपको लग रहा है कि मियां साहब के बयानात को, उनके मौक़िफ़ को, नैरेटिव को तक़वियत मिलेगी अगर मुशर्रफ के लिए इस तरह राहें हमवार की गई? नहीं, मैं तो फिर ये कहूँगा, मेरी जेन्युइनली मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि आपने ज़रूर ये हवाला दिया और वो पढ़ के बताया कि क्या हुआ आज कोर्ट में, लेकिन ये इस पे नहीं है कि इस पे आई एम सॉरी, मैं कह रही हूँ still trying to wrap your head around it. हाँ, मतलब it's beyond the realm of what is conceivable कि ये इस लम्हे पे ऐसे क्यों बात के ऊपर। अगर आप मुझे इजाजत दें मैं खत्म करूंगी शो को। बुखारी साहब, मजहर साहब और ज़ैदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कहा ज़ैदी साहब ने बियॉन्ड द रियल्म ऑफ व्हाट्स कंसीवेबल, इसका उर्दू तर्जुमा ये होगा कि ये सोचने समझने से भी कासिर हूँ कि ये क्या हो रहा है, ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो नाजरीन, जाने से पहले सिर्फ एक खबर आपके सामने रखूंगी जिससे आप भी तसव्वुर नहीं कर सकेंगे कि आप किस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क का निज़ाम कैसा है, इस मुल्क में इंसाफ कैसा है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसा है। आज डिटेल सामने आ गई हैं खतीजा सिद्दीकी के केस में। वो जवान बच्ची जिसको खंजरों से 23 बार घोंपा गया, दिन दहाड़े लड़के ने, तनवीर एडवोकेट के साहबजादे शाह हुसैन ने ये काम किया, उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। आप पिछले 2-3 दिन से सुन रहे होंगे खबर। आज तफसीली फैसला आया है, डिटेल सामने आई हैं। उसमें पता लगा है कि मसला ये है कि इस्तगासा कमज़ोर था, प्रोसिक्यूशन कमज़ोर थी और शक का फ़ायदा दिया गया है शाह हुसैन को, बेनिफिट ऑफ द डाउट जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं। ये मुल्क जिधर दिन दहाड़े आप अटैक हो, आपको मारा जाए, आपके पास फुटेज हो, स्क्रीन शॉट्स हो, आपके पास
स्कार्स हों फॉर लाइफ, और फिर भी मुलजिम को शक का, मुजरिम बल्कि अवाम का तो वो मुजरिम ठहर चुका है, मुजरिम को शक का फ़ायदा दे दिया जाए तो इधर मातम ही किया जा सकता है। फिर क्या मुशर्रफ, क्या पेशी के बगैर बरियत, इन चीज़ों से क्या लेना देना है एक आम आदमी का जब उसकी बेटी सड़क के ऊपर ही उसको तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं है। फिर बाकी इन इशूज़ से किसी का लेना देना नहीं होता। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।